हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 1 में पहुंच चुके हैं हम लोग। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में हम लोग फ्लक्स से पढ़ते हैं, फ्लक्स गॉस थ्योरम कंडक्टर्स पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग फ्लक्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और फ्लक्स को पढ़ने के लिए आपको एरिया वेक्टर का जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जानकारी होना चाहिए। तो एरिया वेक्टर का लेक्चर आप पहले देख लीजिए, आई बटन में आ रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक करके उस एरिया वेक्टर को देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तब इधर आइए, क्योंकि वो नहीं देखेंगे फिर इधर आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जानकारी है एरिया वेक्टर का तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस लेक्चर को प्रोसीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइंड करने के बाद फील्ड के साथ क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में हम लोग गॉस थ्योरम को भी डिफाइन कर देंगे। गॉस थ्योरम क्या होता है एग्जैक्टली वो भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। हालांकि अगर स्पेशली गॉस थ्योरम का बात करें तो स्पेशली गॉस थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालिए सुंदर सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है जी, जब भी किसी सरफेस को, जब भी किसी एरिया को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है तो हम बोलते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अभी आपको चमक जाएगा, आपको अभी का भी समझ में आ जाएगा, अच्छे से फील आ जाएगा कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जब भी किसी एरिया को, मैंने एक ऐसा एरिया ले लिया और इस एरिया को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तो हम बोल रहे हैं कि इस सरफेस से क्या है, फ्लक्स है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो फील्ड लाइंस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, एक एनर्जी होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ए वेव है ना, और वेव कैरीज व्हाट, एनर्जी। वेव क्या करता है जी, एनर्जी लेके चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक क्या है जी, एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है ना। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोगों ने इमेजिन किया है, ऐसा नहीं कि वास्तव में ये होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी है वो एनर्जी क्रॉस कर रही है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो क्रॉस कर रही है ना, तो हम लोग उसी एनर्जी का अमाउंट को हम लोग बोल रहे हैं कि कितना एनर्जी क्रॉस किया, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्रॉस करेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, देयर इज फ्लक्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो हम क्या कहेंगे, देयर इज फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखो अब बात ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना किस किस बातों पर डिपेंड करेगा। हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। जब भी एरिया को फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो हम बोलेंगे देयर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फील्ड लाइंस क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्रॉस करना, राइट। अब हमें देखना है कि किस किस बातों पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है कि कम है। तो सिंपल सा बात है, अब देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, कुछ मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, मान लो आप 10 न्यूटन पर कूलम ले लिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है जी, 10 है, ठीक है। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या किया, यहाँ पर बढ़ा दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, 20 न्यूटन पर कूलम कर दिया, ठीक है ना। तो 20 न्यूटन पर कूलम करने का मतलब ये है कि फील्ड लाइन्स क्लोज हो गया, चमका अच्छे से। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने से फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स क्रॉस करेगा भाई साहब। अब वैसे भी तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ज़्यादा क्रॉस करना, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ा दिया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी क्या होगा, इसी सरफेस एरिया से ज़्यादा क्रॉस करेगा। तो हम बोलेंगे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। तो हमें पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जो होगा ई पर तो डिपेंड करेगा और प्रोपोर्शनल होगा, ई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ओके, हमने क्या किया कि हमने कुछ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है। और अब ध्यान से देखना कि हमने एक एरिया ऐसे लिया, हमने इस टाइप का एरिया लिया और इससे मैंने निकाला,
ठीक है ना। मान लो ये रेक्टेंगुलर एरिया है इस तरह से, ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो यहाँ पे एरिया जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, ए बी आ रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वही एरिया को हमने अगर बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, अब देखो तो, अब इस एरिया से फील्ड लेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा क्रॉस करेंगे, इस एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आएगी कि एरिया अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया का भी प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो क्रॉस कर रही है, ज़्यादा बड़ा एरिया ले लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी क्रॉस करेगी, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई साहब, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा एनर्जी क्रॉस किया, तो हमें क्या क्या पता चला कि ई पे डिपेंड करेगा और ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और एक बात देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सच में क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिया, ऐसे लिया, तो ऐसे होगा डायरेक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस करेगा। आप इस इधर से देख सकते हो, ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, जा रहा होगा उधर, ठीक है ना। अगर ऐसे किया, ठीक है ना, अगर मैंने इस सरफेस को, ये जो मैंने सरफेस लिया है, इस सरफेस को मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ जितना पहले क्रॉस कर रहा था क्या अब ज़्यादा क्रॉस करेगा, नहीं, क्या होगा, कम क्रॉस करेगा। अब सोचो कि यहाँ पे जो लाइन जा रहा होगा इसको क्रॉस कर रहा है, अब मैंने ऐसे कर दिया, अब तो ये पास कर गया ना भाई साहब, ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे जो लाइन, यहाँ पे जो किनारे में लाइन था, यहाँ पे जो पास कर रहा था, मैंने इस एरिया को, इस बुक को मैंने ऐसे थोड़ा रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब देखो तो ये तो मिस कर गया इसको, तो अब क्या होगा, इसके रोटेशन के बाद क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। और हम लोग एरिया वेक्टर वाले टॉपिक में देखा है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, तो किधर होता है जी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये अगर सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, राइट। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था जी, ऐसे था, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल क्या है, ये तो एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है जी, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो क्या 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, 90 डिग्री है, सॉरी ये क्या हुआ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ध्यान रखना, जब 90 डिग्री था तो फ्लक्स जीरो आया। अच्छा अभी देखिए, अभी एरिया वेक्टर में देख रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, हमारे मुझे तो मानना है ना, ठीक है ना, मुझे मानना है कि एरिया वेक्टर, ये तो ओपन सरफेस है, ठीक है ना, तो मैंने माना है कि एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। और फ्लक्स ऐसे जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाना, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होना, तो एंगल कितना हुआ, जीरो हुआ। क्या इस केस में जब ऐसे है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब कंप्लीटली इस सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर है, जब सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो क्या इस टाइम में फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है, डेफिनेटली मैक्सिमम मिल रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो जब एंगल जीरो हो रहा है तो फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा होगा। और जब एंगल एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल 90 हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो बताओ ये किसके साथ डिपेंड करेगा, कॉस के साथ या फिर साइन के साथ, किसके साथ आएगा, कॉस या साइन, टेल मी। तो किसके साथ आएगा जी, ये कॉस थीटा के साथ आएगा। बात आई समझ में ना। तो हम लोग यहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि देखो फ्लक्स को ना डिनोट करते हैं फाई से, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं, ई ए कॉस थीटा, ऐसा होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, ई ए इंटू कॉस थीटा। और हमें पता है कि अगर ए बी कॉस थीटा है तो क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट ए लिख देंगे, दिस इज व्हाट फ्लक्स, ये हमारा फ्लक्स आया, ठीक है ना। मैंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो क्या होगा, देयर इज फ्लक्स थ्रू द एरिया, और उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा जी, तो ई डॉट ए होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम लोग फील लेते हैं, देखो अच्छे से, देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। ध्यान रखना, फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। उन लोग के हिसाब से क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है नंबर होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे लाइंस इतने क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अगर 4 लाइन क्रॉस कर रहा है तो बोलेंगे फ्लक्स कितना है, 4 है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, और कुछ कुछ किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया।
ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मतलब ये बन के आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फील्ड लाइंस होता है क्या? बिल्कुल नहीं था, ये तो इमेजिनरी थिंग है, ये हम लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है ना। और ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि किस चार्ज से कितना लाइन्स हम लोग निकालें, किस चार्ज से कितना लाइन्स निकालें। हमने आपको पढ़ाया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या होते हैं जी? प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने 2 कूलम के चार्ज से 10 लाइन निकाला है तो 4 कूलम के चार्ज से कितना निकालेगा जी? 20 लाइन निकालेगा, ठीक है ना। तो दिस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर नॉट फिक्स्ड सबके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ दूंगा और इस एरिया को कुछ दूंगा और एंगल आपको पता है, तो सबके लिए फाई तो सेम आना चाहिए ना। और मैं अगर बोलता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, वो गलत है। तो ये क्या होता है जी? अब देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा ना तो फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये फ्लक्स जो है ना, ये आपको फील देता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्रॉस कर रहा है या फिर कम क्रॉस कर रहा है। मतलब हम लोग कहते हैं कि दिस इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। दिस इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। ये काउंट देता है कि ज़्यादा है या फिर कम है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। अगर ऐसा होगा तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर है कितना? 10, 20, 30। अगर कोई नंबर होता तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो ये नंबर नहीं है, दिस इज, ये क्या देता है जी? फील देता है कि ज़्यादा क्रॉस कर रहा है या फिर कम क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। ये काउंट नहीं है। आई बात समझ ना। तो हमारे पास नई क्वांटिटी आई है, तो नई क्वांटिटी आई है तो हम लोग को कुछ कुछ बताना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो इसका यूनिट क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होगा जी? मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। उसके बाद डायमेंशन क्या होगा जी इसका? फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग। देखो न्यूटन तो फोर्स है ना, तो mL/T-2, और कूलम क्या होता है जी? I/T होता है, और ये क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। तो फ्लक्स का जो डायमेंशन हो जाएगा mL3-3I-1। दिस इज व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। और इसका नेचर क्या है? नेचर बोले तो अच्छा खराब नहीं, स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो आप बता सकते हो खुद से। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ना, ये भी तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा जी बताओ? ये क्या होगा? स्केलर होगा। ये क्या होगा? स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू आया ई डॉट ए आया, ओके। कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो फ्लक्स क्या होगा? E/A होगा। क्या ये मैक्सिमम होगा? मैथमेटिकली हमें मिल रहा है क्या कि जब 0 एंगल होता है तो क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। 0 मतलब अगर फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलरली, उस टाइम फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और थीटा अगर 180 ले लूँ तो फ्लक्स आएगा -E.A आएगा। मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, चिंता मत करो। -E.A का मतलब क्या हुआ, ये क्या आपको बताएगा, ठीक है। और थीटा अगर 90 है तो फ्लक्स क्या होगा? डेफिनेटली 0 है। थीटा 90 मतलब किसके किसके बीच का है जी? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, तो ठीक है ना। 90 होगा तो फाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि अगर हमने एक सरफेस ऐसे ले लिया, ऐसे सरफेस ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस तरह का सरफेस लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और इसमें मैंने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है हमने एज्यूम किया इस तरह से, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब बताओ इसमें एंगल क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एंगल कितना है जी? 180 है। तो डेफिनेटली इसमें जो फाई आएगा, इसमें जो फाई आएगा वो क्या आएगा? -E/A आएगा। अगर ये एरिया A है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। एरिया क्या है जी? A है और इलेक्ट्रिक फील्ड A है, तो थीटा 180 और फाई -E आया, ठीक है, -E/A आया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला है, ये सरफेस एरिया, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने लिया है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया है।
ये भी ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसी बात नहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें मैंने एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, इधर की तरफ एरिया वेक्टर लिया, ठीक है ना, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज थीटा, तो आप बोलोगे थीटा क्या है जी, जीरो है। थीटा क्या है, जीरो है, ठीक है। तो थीटा जीरो है तो फ्लक्स क्या आएगा इसमें, ई इंटू ए आएगा। फ्लक्स क्या आएगा जी, ई इंटू ए आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जब इधर की तरफ एरिया वेक्टर लिया हूँ तो इस सेंस में अगर मैं बात करूँ, नीचे से देखूंगा तो मैं बोलूँगा कि दिस लाइन्स आर एंटरिंग इन दिस एरिया। इस एरिया में क्या कर रहा है जी, एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कह सकते हो क्या कि इस सरफेस से लाइंस क्या हो रहे हैं जी, बाहर निकल रहे हैं। अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ और इधर की तरफ मैंने एरिया एज्यूम किया है, ठीक है ना, एरिया का डायरेक्शन, तो मैं बोलूँगा बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। इस एरिया से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, बाहर निकल रहा है। और इसमें नीचे से देखूंगा तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंट्री कर रहा है तो उसके कारण जो फ्लक्स आएगा नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स कैसा आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। एक और चीज़ आप यहाँ देखिए, इसको मिटा दूँ, चलो ठीक है। ये मैंने एरिया लिया, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, इसका एरिया वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, दिस इज एरिया वेक्टर। और फील्ड लाइंस जो है ना, फील्ड लाइंस जो है ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं। तो ये क्या है, थीटा है, डेफिनेटली ये ई है और ये ए है तो थीटा है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा जी, लेस देन 90 होगा। और मैथमेटिकली हम बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ई ए कोस थीटा होता है, और थीटा 90 से छोटा है तो डेफिनेटली कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा ना, ये थोड़ा नीचे लिख दूँ, थीटा क्या हुआ जी, 90 हुआ, ठीक है। और फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा आएगा फ्लक्स, ठीक है ना, क्योंकि कोस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम एरिया वेक्टर इधर की तरफ लेते हैं, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर में, इन दोनों में अगर ये ई वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो एक तो ऐसे है और मैं ऐसे कर दूँ क्या, ये ए वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया। मैंने इस वेक्टर को क्या किया, इसको मैंने ऐसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, जस्ट किसके लिए जी, एंगल निकालने। तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा ग्रेटर देन 90 आएगा। थीटा कैसा आएगा जी, ग्रेटर देन 90, ठीक है। और इस सरफेस से देखोगे आप, नीचे से देखोगे, अगर एरिया वेक्टर आप इधर की तरफ ले रहे हो तो आप क्या ऐसा कह सकते हो क्या, अगर आप नीचे से देख रहे हो तो बोलोगे क्या बोलोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है उस सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है जी, एंट्री कर रहा है। और अगर ऊपर से देखते हो और आपने एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ लिया है तो आप बोलो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो देखो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि अगर थीटा लेस देन 90 है, फाई ग्रेटर देन 0 होगा, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो फाई क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि फॉर एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग लाइन्स, फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड फॉर आउटगोइंग लाइन्स फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। आप ऐसा करिए, इसको लिखिए तो मैं इसको मिटाऊंगा। अगर मैंने ऐसा एक सरफेस ले लिया, ऐसा सरफेस ले लिया, ठीक है ना, और इसमें फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, मान लो ये स्फीयर मैंने लिया, हमने क्या लिया जी, स्फीयर लिया, ठीक है। तो स्फीयर लिया है, इसका सेंटर इस पॉइंट पे होगा, ये सेंटर है इसका, ठीक है। ऐसे लाइंस बाहर निकल रहे हैं, यहाँ भी आपको अच्छे से समझ जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने मतलब रेडियस से मिला दो आप, तो दिस इज व्हाट, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे होगा जी, अब ये हमने कैसा सरफेस लिया, क्लोज सरफेस लिया, मैंने क्या लिया जी, ये स्फीयर है, ठीक है। और स्फीयर लूंगा तो क्या कहलाएगा, क्लोज सरफेस होगा। और मैंने बताया कि क्लोज सरफेस पे जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना, वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ऐसे सरफेस के लिए इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, जैसा मैंने आपको लेके दिखाया, ठीक है ना। यहाँ भी देखो, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्लोज सरफेस रहेगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा, और इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ड्रॉ करो, तो आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, ये है।
यहाँ पे क्या है, इधर की तरफ एरिया वेक्टर, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे तो 180 है सीधी सीधी, ठीक है ना। यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल है, ठीक है ना। अब इन तीनों केसेस में देखोगे तो थीटा आएगा ग्रेटर देन 90 आएगा, और यहाँ पे देखिए ये एंगल हुआ, यहाँ तो 0 हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों केसेस में देखोगे तो थीटा क्या आएगा जी, लेस देन 90 आएगा। तो आप खूब अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्री कर रहा है और यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो एंट्रिंग फ्लक्स के लिए, एंट्रिंग फील्ड लाइंस के लिए आपको फ्लक्स मिलेगा नेगेटिव, और आउटगोइंग फील्ड लाइंस के लिए फ्लक्स जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। आई बात समझ में ना। तो चलिए आप इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग खूब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखा फाई इज ई डॉट ए, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये होता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा थ्रू आउट द एरिया तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग छोटा सा एरिया लेंगे, ई डॉट डी ए लेंगे, ठीक है ना। दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इसको आप इसको तो याद ही कर लो अच्छे से, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रहने से ई डॉट ए और नॉन यूनिफॉर्म रहने से ई डॉट डी ए, ठीक है ना। आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो अगर मान लो कि ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है और ये क्या है, एरिया डी ए है, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, ई। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये तो हमारा एरिया हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने इधर की तरफ ले लिया एन कैप। एन कैप बोले तो नॉर्मल टू द प्लेन, ओके। और नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है जी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ये क्या हुआ जी, थीटा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस ई का जो कंपोनेंट आएगा ना, ई का कंपोनेंट मैं डिवाइड करूँगा, इसको एक इधर की तरफ डिवाइड करूँगा, एक पैरेलल टू एरिया, तो इधर की तरफ क्या आएगा बताओ, ई कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ये क्या आएगा जी, ई साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। एक मैंने ले लिया क्या, सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है ना। और इसको मैं बोलूँगा ई पैरेलल टू सरफेस, इसको क्या बोलूँगा जी, ई पैरेलल टू सरफेस। और इसको बोलूँगा ई एन बोले तो नॉर्मल टू द सरफेस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि फाई विल बी छोटा सा फाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एलिमेंट्री एरिया में। तो एलिमेंट्री एरिया में क्या है जी, डी ए है एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मैथमेटिकली फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ई एन एंड डी ए। मैथमेटिकली फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सिंपल, इसमें कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है जी, नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया है डी ए वेक्टर की तरफ। डॉट प्रोडक्ट भी तो यही होता है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या कहलाता है, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, तो मैंने लिख दिया ए पैरेलल बी, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मान लो आप ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका प्रोडक्ट जो होगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा, और यही तो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ये ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल है और ये ज़्यादा आपको काम देगा। क्या सोचना है हम लोगों को कि हमें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गिव यू व्हाट, फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये क्योंकि छोटे से एरिया में आया है तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। और यहाँ भी हमने बोला है कि फ्लक्स आएगा कैसे, ई डॉट डी ए फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डी ए से आएगा ना जी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ ना, तब जाके फाई आएगा। हालांकि हम लोग कैसे लिखते हैं, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए लिखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ,
ठीक है ना। तो आपको मैंने ये परपेंडिकुलर दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, इस सरफेस जो भी फ्लक्स होगा इसी कारण होगा, क्योंकि यही क्रॉस कर रहा है, ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये क्या है, ये मान लो आपको सर्कल है, ये ठीक है ना, रिंग है, और ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ले लिया, रिंग में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ले लिया, और आपसे बोलूँगा कि व्हाट इज़ फ्लक्स, तो बोलोगे सर जीरो है आंसर। क्यों? क्योंकि रिंग से पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रिंग ऐसे है और ऐसे ले लिया, ठीक है ना। आपको पता चलना चाहिए कि अगर रिंग ऐसे है, ठीक है, और फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, तो रिंग को क्रॉस कर रहा है? नहीं क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और एरिया भी है तो डेफिनेटली फ्लक्स होगा ही होगा। अरे फ्लक्स तो तब होगा ना जब एरिया को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। अगर वही रिंग में ऐसे ले लूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लूँ तो इस बार क्रॉस करेगा, तो इस बार फ्लक्स होगा। रिंग ऐसे ले लिया और यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, इसमें फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ई डॉट ए करना है अपने को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करना है, बाकी सारा काम हो जाएगा, बाकी सब तो मोह माया है। तो चलिए एग्जाम्पल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको लिखिए पॉज करके, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, वाह वाह। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2i + 3j + k कैप, ओके, और एरिया वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i + 4j - k कैप, ये एरिया वेक्टर है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एरिया वेक्टर भी दिया हुआ है, तो व्हाट इज फ्लक्स? अरे तो फ्लक्स तो क्या होता है? ई डॉट ए। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, इसको अपने भाषा में बोलते हैं लल्लू क्वेश्चन, है ना, लल्लू क्वेश्चन। ओके, तो आपको डॉट प्रोडक्ट कराना। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? ई डॉट ए मतलब 2i + 3j + k 3i + 4j - k, तो क्या हो गया? 6 + 12 - 1, ओके, कितना हो गया जी? 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज व्हाट? फ्लक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, ओके। अब आप उसको लिखिए। तो अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और क्यूब का साइड लेंथ a है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? ई नॉट आई है। इस क्यूब के क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। जितने भी सरफेसेस है क्यूब में, कितने सरफेस? 6 सरफेस है, ठीक है ना। ये 6 सरफेस हमें क्या निकालना? फ्लक्स निकालना है, और उसके बाद हमें निकालना है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। 2 चीज़ करना है, ठीक है ना, 2 चीज़ करना है। एक तो हमें बताना है कि ये मान लो O है और ये A हुआ, B हुआ, C हुआ, ये D हुआ, E F G, ठीक है। तो हमें सारे सरफेसेस से फ्लक्स निकालने हैं और फिर नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब भी निकालना है, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ। आगे करिए इसको आप पॉज करके। देखिए ऐसे करते हैं, फ्लक्स थ्रू कौन सा सरफेस से निकाले? इस सरफेस से निकालते, ये वाला जो है, ये वाला, मतलब O A B C, फ्लक्स थ्रू O A B C, O A B C, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? किधर की तरफ एरिया वेक्टर है जी? ठीक है। अब देखो ये तो कैसा है? क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस होने से एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे होता है जी? आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्लोज सरफेस होने से एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे होता है? आउटवर्ड नॉर्मल होता है। मैं एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसके लिए इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, इसके लिए इधर की तरफ होगा, इस सरफेस के लिए इधर की तरफ होगा, इस सरफेस के लिए इधर की तरफ होगा, और ये वाला जो सरफेस इसके लिए बाहर की तरफ होगा, और जो पीछे वाला जो सरफेस उसके लिए अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एरिया वेक्टर इधर तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए किधर तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना आई डायरेक्शन में है, ठीक है ना, आई डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल क्या हुआ 180 हुआ। तो मैं बोलूँगा माइनस ई नॉट एंड व्हाट इज द एरिया, सो एरिया विल बी ए स्क्वायर। सरफेस का एरिया कितना है जी, ए स्क्वायर है, क्योंकि हमने क्यूब लिया है, साइड लेंथ ए है। ओके, नाउ फ्लक्स थ्रू किससे निकाले बताओ। तो फ्लक्स थ्रू आप इस सरफेस के थ्रू निकालो। ये वाला निकाल लिए, हम ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ जी, ऐसा लिख दो ई एफ जी एंड डी। ओके, ई एफ जी डी के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ ही है, तो एंगल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एरिया वेक्टर ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर ही है, ठीक है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। तो एंगल 0 है, तो मैं लिख दूंगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर कॉस 0। कॉस 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 180 होता है इसलिए -1 लिख दिया था। अब करो फ्लक्स थ्रू, हम इस सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं नीचे वाले सरफेस से निकालते हैं, ये जो नीचे वाला ये से सरफेस है, कौन सा, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी। तो ओ सी डी जी से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ 90 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सरफेस ऐसे है, ये सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस सरफेस के टेंजेंशियली हो गया ना, ये तो क्रॉस ही नहीं किया है ना, इस सरफेस को तो क्रॉस ही नहीं किया, तो क्या हो गया फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा करो आप ऊपर वाले के कारण निकालो, ऊपर वाला सरफेस ई एफ ए बी, ठीक है ना, ई एफ ए बी, इसके थ्रू भी देख लो, ये सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो 0 हो गया। वैसे भी कह सकते हैं 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री ज़्यादा फील नहीं है, तो मैथमेटिकल है, आपको देखना चाहिए कि क्रॉस ही नहीं करा तो फ्लक्स कहाँ से होगा, एनर्जी क्रॉस ही नहीं रही है तो एनर्जी कोई काउंट नहीं होगा, है ना। उसके बाद ये वाला निकालिए, जो ये इधर वाला सरफेस है, ये वाला बी सी डी ई, फ्लक्स थ्रू बी सी डी ई, ये भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसको भी क्या है क्रॉस नहीं किया। और सिमिलरली पीछे वाला जो सरफेस है, मतलब ये सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस ऐसे है, तो इसको क्रॉस नहीं किया और इसको भी क्रॉस नहीं किया, इसका तो मैंने निकाल ही लिया है, इसको क्रॉस, इसको नहीं क्रॉस किया और इसको भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना। तो पीछे वाला सरफेस क्या है जी, ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी। ध्यान से आराम से मैं कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी क्या हो गया जी 0 हो गया, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे दे रहे हो तो सिर्फ सामने वाला को क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा और इसको क्रॉस करेगा, इसको और इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो 4 से 0 होगा, बाकी 2 से होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेसेस एंड देन फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब अगर हम निकालेंगे तो जितने सरफेसेस हुए सबको ऐड कर देंगे, तो देखो तो ऐड करो तो कितना आएगा, ये 0 0 0 हो गया, माइनस प्लस क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स क्या है जी 0 है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और यहाँ पे क्लोज सरफेस रहे, अगर क्लोज सरफेस रहे तो ऑलवेज नेट फ्लक्स क्या होगा क्लोज सरफेस से 0 होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। चाहे आपको ये फील आता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें क्या हो रहा है एंट्री कर रहा है, देख रहा हो ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंट्री कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, करिए, इसको लिखिए। देखिए इसमें करना है, इसमें सेम क्वेश्चन है, सारे सरफेसेस के थ्रू निकालना है, फिर नेट फ्लक्स भी निकालना है, ठीक है ना। तो करिए, अब इसको पॉज करिए और करिए। देखिए ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो निकालो, एक एक सरफेस से निकालो, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू किससे निकालो बोलो, पहले इसके निकालते हैं, ओ ए बी सी से निकाल लेते हैं। तो ओ ए बी सी आप खुद निकालिए ना और फिर आंसर मैच कराइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है, लेकिन इस सरफेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जो पहला सरफेस है ना, पहला सरफेस कहाँ पे है, ओरिजिन पे ही है। ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो जो पहला सरफेस है ना, ओ ए बी सी, ये पहला सरफेस ओरिजिन पे ही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैरिंग विथ एक्स, तो ओरिजिन पे एक्स क्या होता है, जीरो होता है। सबसे पहले तो ये निकालना होगा, जिस सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उस सरफेस पे आपको, जिस सरफेस पे अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो, तो उस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो हम लोग निकाल रहे इस सरफेस पे फ्लक्स ओ ए बी सी पे, तो इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो एनर्जी कहाँ से क्रॉस की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, यहाँ पे जीरो है, तो मैं बोल दूंगा कि फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है ना। वैसे ही फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कोस थीटा होता है, ई ही जीरो है वहाँ पे, तो जीरो हो गया। ओके, अब इसके लिए निकालिए आप डी ई जी एफ के लिए, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू डी ई जी एफ के लिए अगर निकालेंगे हम लोग, तो देखो ये जो सरफेस है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वो ए है, क्योंकि ये साइड लेंथ क्या है जी, ए है, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है ना, इसका कोऑर्डिनेट ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जी, ई नॉट इंटू ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट इंटू ए हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर तरफ है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन संजोग से इधर ही है। दिस इज व्हाट, एरिया वेक्टर, और दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एंगल जीरो है, तो ई नॉट इंटू ए इंटू व्हाट इज एरिया, एरिया इज ए स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, ठीक है। तो कितना आ गया, ई नॉट ए क्यूब आ गया। चलो अब ऐसा करते हैं, नीचे वाले सरफेस से निकालते हैं। तो नीचे वाले सरफेस से अगर निकालोगे आप, ओ सी डी एफ, ओ सी डी एफ, ओ सी डी एफ, नीचे वाले सरफेस निकालेगो, तो आई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस को तो क्रॉस ही नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले सरफेस का में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसमें और इसमें क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया क्या, ए बी ई जी, जीरो हो गया, ऊपर नीचे हो गया, और साइड वाला लिखोगे तो फ्लक्स बी सी डी ई जीरो होगा, और पीछे वाला निकालोगे तो जो फ्लक्स ओ एफ जी ए, ये भी क्या होगा जी, जीरो होगा, ठीक है ना। तो मैंने इच सरफेसेस से फ्लक्स निकाल लिया, इच सरफेसेस से फ्लक्स निकाल लिया, ओके। तो नेट फ्लक्स क्या होगा जी, पूरे क्यूब से, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो 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 जीरो, क्या होगा जी इस बार, ई नॉट इंटू ए क्यूब होगा। नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी ई नॉट इंटू ए क्यूब, ठीक है ना। तो आपको क्या देखने को मिला, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लिया था, तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस मैंने बोला था कि जीरो होगा, जीरो आया था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, वेरिएबल है। तो देखो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब जीरो नहीं आया है, ठीक है ना। तो कभी भी आप समझ जाओ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो क्लोज सरफेस से क्या होगा जी, नेट फ्लक्स जीरो ही होगा। देखिए एक और एग्जांपल करिए, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ। देखिए ये सिलेंडर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ई नॉट इंटू आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप है, ठीक है। सिलेंडर रेडियस आर का है, ठीक है, लेंथ एल है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमें बताना है कि फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स, ठीक है। और क्या बताना है कि फ्लक्स थ्रू द दिस सरफेस एंड कर्व सरफेस। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, और एक क्या होगा जी, कर्व सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों से निकालने हैं। तो अगर इस सरफेस से निकालोगे तो फ्लक्स जो आएगा ना, इसमें एरिया, ये भी तो बंद सरफेस है, ये भी तो क्लोज सरफेस है ना, तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और एरिया कितना है जी, पाई आर स्क्वायर है, और माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंट्री कर रहा है, एंट्री मतलब 180 डिग्री है, राइट। अच्छा, फ्लक्स थ्रू दिस बेस कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आपको आइडिया हो गया, क्योंकि बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो एंगल क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, बहुत अच्छे। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या होगा जी, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जो होगा ना, अब देखो ऐसे अगर आपने रखा है, ऐसे रखा है, तो क्या उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उस सरफेस को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा क्रॉस,
ठीक है ना। अगर मान लो मैंने जो ये किताब रखा है, ये है सिलेंडर, ये है, अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा, तो इस सरफेस को क्रॉस करेगा तो ऐसे निकल जाएगा ना, ऐसे होगा तो ऐसे निकल जाएगा ना, है ना। तो इससे ये जो कर्व सरफेस है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ऐड कर लो, जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने से फ्लक्स क्या होता है जी, जीरो होता है क्लोज सरफेस से। ठीक है ना। चलो एक और मस्त एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बढ़िया वाला। साइमल्टेनियसली आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना, लिखते चलो। ओके, चलो अगर मान लो ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर मैंने कोई स्फीयर लिया, यहाँ पे स्फीयर लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या लीजिए, स्फीयर लिया। ठीक है, तो अब ये क्यू चार्ज से कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा होगा वो तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रहा है। अब बताओ इस स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा। अगर सिंपल मैंने अगर ऐसे स्फीयर लूँगा और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहा है, तो आप बोलोगे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर है ना, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा है ना, अलग अलग, इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, और ये दोनों जगह डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेटली मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स नॉन जीरो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। अब बोलोगे तो सर उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा नहीं हुआ। आप बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, मैंने बोला बेसिक डेफिनेशन कि दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है ना, या फिर मैंने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना क्रॉस कर रहा है। तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना एंट्री किया है, ठीक है ना। और काउंट मतलब ये भी कह सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, ठीक है ना। काउंट तो कितना एंट्री किया है, हमने क्या लिया, 3 लिया है, तो देखो 3 एंट्री किया है ना, और बाहर कितना निकला है, 3 ही बाहर निकला है। ठीक है ना, जब हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नॉट एग्जैक्टली वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं होता है, लेकिन वो समझने के लिए, फील करने के लिए बोला जाता है कि आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप समझो। ठीक है ना, एग्जैक्टली दैट इज नॉट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना, दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये फील दिलाता ज़्यादा है कम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना एंट्री किया है उतना ही बाहर निकला है, जितना एंट्री किया उतना ही बाहर निकला है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप कह सकते हो कि देखो इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये एंगल हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि एंट्रिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आउट गोइंग के लिए पॉजिटिव होगा। तो इन लाइंस के कारण इस सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा ना, वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा जी, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, अब देखो एक चीज़ देख सकते हो आप कि हमें तो पता चल गया कि यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव है, डेफिनेटली ऐड करूँगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को जीरो आने का चांस है। कैसे चांस है जी, अब देखो यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। ठीक है ना, दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे, ठीक है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तभी तो जीरो होगा। अब देखो सेम कैसे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, तो E1 क्या है जी, बड़ा है E2 से। और यहाँ पे अगर एरिया A1 है और यहाँ पे अगर एरिया A2 है, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, A1 और यहाँ पे एरिया A2, तो ऐसा है। तो हमें तो प्रोडक्ट करना है ना जी, E इंटू A, तो देख रहे हो ना, E ज़्यादा है तो A कम है, और वहाँ पे A ज़्यादा है तो E कम है। तो ऐसा लग रहा है ना कि सेम सेम हो सकता है, सेम सेम होगा, और कैलकुलेट करने पर भी आता, उतना हम लोग को करना नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होता है जी, फ्लक्स जीरो होता है। आपको समझ में आया बात, ठीक है ना। मैंने बोला था कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लोज सरफेस होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है ना, डेफिनेटली आपको क्या बात समझ में आना चाहिए, तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि जितना घुसा उतना ही निकला, तो क्या होगा,
जीरो होगा फ्लक्स। आई बात समझ में ना, जितना एंट्री करेगा उतना ही बाहर निकलेगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लगाते इसको लिखिए। तो यहाँ पर भी एक मस्त क्वेश्चन लिया है, ये आपको खुद से करना, मैं आपको थोड़ा डेटा सेट कर दूँ। ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है 5 मीटर, और ये है 1 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है ये है ई नॉट आई कैप, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू इच सरफेसेस एंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ठीक है ना। चलिए आप करिए और मैं भी करता हूँ साथ में, ठीक है। ऐसा करता हूँ, पहले सरफेस का नाम लिख देता हूँ। दिस इज ओ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ओके। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सरफेस से फ्लक्स जीरो है, कौन सा सरफेस से फ्लक्स जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, और ये जो सरफेस है नीचे वाला बोले तो ओ सी डी ई जो सरफेस है, और सी बी सी डी ये वाला सरफेस बी सी डी, और उधर पीछे वाला सरफेस क्या है जी, ओ ए ई, ये सरफेस और ये सरफेस, इससे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इससे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिख दीजिए 3 सरफेस हमें मिले ऐसे जिनसे फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ, पहले नीचे वाला क्या है जी, ओ सी डी ई इक्वल्स टू फ्लक्स, ये साइड वाला बी सी डी, न न न रा 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 रा, ओके। ओ ए ई, ओ ए ई ये क्या है जी, जीरो है। फ्लक्स क्या है जिससे जीरो है, बढ़िया। चलो अब ऐसा करते हैं, इस रेक्टेंगल के थ्रू निकालते हैं। इसके थ्रू तो होगा ही होगा क्योंकि इसको क्रॉस करेगा, और किसके थ्रू होगा, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके थ्रू होगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, इससे निकालते हैं। तो फ्लक्स थ्रू ओ ए बी सी, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली ई नॉट इंटू एरिया कितना होगा, बताओ एरिया कितना होगा। तो इसका ऊंचाई 4 है और ये वाला कितना है, 1 है। ये तो रेक्टेंगल की तरह है ना, रेक्टेंगल है, 4 इंटू 1, तो क्या होगा, ये 4 हो गया। इंटू कॉस, देखो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंगल इज 180, एंगल इज 180, तो मैंने लिख दिया 180। तो क्या ये हो गया, देखो तो ये -1 हो गया ना, cos 180 -1 हो गया, तो ये हो गया माइनस ई नॉट इंटू 4 हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब इससे निकालते हैं, इस सरफेस से निकाल दो जो इंक्लाइंड है। तो इसके लिए आप लिख दीजिए ए बी डी ई, ओके, ए बी डी ई। इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और एरिया कितना होगा जी, ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी क्या रेक्टेंगल ही है, तो 1 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 5 कॉस। एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर किधर की तरफ है। तो एरिया वेक्टर मेरे हिसाब से इधर की तरफ है, दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है जी, ऐसे है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट एरिया वेक्टर। ये वाला एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल तो लिखा नहीं है, लेकिन जरूर साइड्स का लेंथ दिया हुआ 3 4 5। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा 3 4 5 ट्रायंगल के बारे में, तो तुरंत आप एंगल निकाल लिए होगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, और मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है कि इसके साथ साथ मैंने कुछ एडिशनल बता दूं बात। तो ये वाला एंगल, अगर ये मान लो ये ट्रायंगल ही मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, देखिए 3 4 5, ठीक है। तो 3 4 5 ट्रायंगल होने से क्या होता है, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और एक एंगल होता है 53 और ये वाला होता है 37, मतलब 3 के सामने वाला 37 होगा, 4 के सामने वाला 53 होगा। ये साइड बड़ा है तो बड़ा एंगल, छोटा साइड 3 मीटर का है तो 37, राइट। चलिए ठीक है, तो मुझे पता चला ये कि ये 3 4 5 है, तो ये वाला एंगल तो डेफिनेटली 53 होगा, ठीक है। मतलब सरफेस इज मेकिंग 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हॉरिजॉन्टल ही तो ना। और ये क्या है, सरफेस है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 53 है, ठीक है, 53 है। आप देख लीजिए ऐसे से, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड दिस इज व्हाट सरफेस, so this is what 53, okay, and this one is normal direction, this is what normal direction,
एंड दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हम कह सकते हैं, दिस इज 53, तो ये भी क्या है 53 है, ओके 53 है, और ये तो नॉर्मल है ना जी इस पे, ये तो नॉर्मल है इस पे, तो ये वाला तो 90 माइनस 53 कितना होगा 37 होगा। मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया जी 37 हो गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। ठीक है, और ये सरफेस, ये तो एंगल कितना है 53 है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 53 बन रहा है, 53। ठीक है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा कितना होगा 37 होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। ठीक है ना, तो मुझे एंगल कितना पता चला जी, थीटा 37, थीटा कितना पता चला 37। ओके, तो देखिए ई नॉट इंटू 5 इंटू 4/5, 5 ने 5 को मार डाला, तो ये कितना आ गया ई नॉट इंटू 4 आ गया। दिस इज फ्लक्स। अब तुम्हें कुछ चमका क्या, कुछ हुआ क्या, तुम्हें कुछ हुआ क्या, बोलो बोलो बोलो, जरूर हुआ होगा। ठीक है, देखो मैंने तो सबसे पहले तो मैंने फ्लक्स निकाला सारे सरफेसेस से मैंने फ्लक्स निकाल दिया, और आपको क्या बोला था कि सारे सरफेसेस फ्लक्स निकालने के बाद आपको फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालना होगा इस सरफेस से। तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो सबको ऐड कर दो, तो इनमें तो जीरो ही है, तो 0 0 0 0 हो गया, और एम माइनस ई नॉट 4 प्लस ई नॉट 4 कितना आ गया 0 हो गया। अगेन वी गॉट नेट फ्लक्स एज 0 फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, मैंने बोला था कि क्लोज सरफेस का शेप कैसा भी हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, चाहे इस तरह का हो, कुछ भी हो, नेट फ्लक्स तो 0 ही आना है। हमें नहीं पता था, हमने तो जस्ट डेटा ले लिया 3 4 5 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं पता था आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया कैलकुलेशन, इज्जत बच गई भाई साहब। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लोज सरफेस रहेगा और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, लिखिए इसको और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, फ्लक्स थ्रू अनइवन सरफेस। ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस मतलब देखो कुछ यूँ इस तरह का कुछ सरफेस होगा, मान लीजिए आप कि मैं कुछ स्टैंडर्ड सरफेस ले लेता हूँ, ऐसे सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है ना, इस तरह का सरफेस है। ठीक है ना, ये मान लो आप कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, तो मैंने बोला कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, ये कर्व सरफेस है, तो आप सोचो मैंने सिंपल पूछा है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसे लाइंस जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसा लाइन है जो इस कर्व सरफेस से तो पास कर रहा है, लेकिन ये जो सर्कुलर है एरिया, इस सर्कुलर एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा, कोई ऐसा लाइन है, कोई भी लाइन होगा ना, तो यहाँ से क्रॉस कर तो सर्कुलर एरिया से जा ही रहा होगा, जितने भी इस पे क्रॉस किया होगा इससे ही बाहर आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जितने लाइंस इस पे एंट्री कर रहे उतना ही इससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो सर्कुलर एरिया से जो फ्लक्स आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, है ना, और इससे जो फ्लक्स आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंट्री कर रहा है यहाँ पे। हमें तो फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालनी है। ठीक है ना, फ्लक्स निकालना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि देखो यहाँ पे तो हम निकालने में असमर्थ है, हम निकाल नहीं सकते। क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे एरिया चलो 180 है, लेकिन यहाँ पे एरिया का कुछ एंगल अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, ऐसे फील्ड लाइन से हर पॉइंट पे क्या है, एरिया का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये एरिया है, ठीक है ना, तो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है, तो कुछ अलग अलग एंगल हर पॉइंट पे आएगा। लेकिन ये पता है कि इस सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा और एरिया तो ऐसे ही होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इस सरफेस से निकाल लेता हूँ, और इस सरफेस से जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होगा। तो इस सरफेस इसका रेडियस आप ले लो r, तो मैं क्या देख दूँगा r इंटू पाई, है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई कर दिया, तो इससे हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू ई कर दिया, क्योंकि एंगल 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इस सरफेस से निकालना है तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये फाई का वैल्यू होगा थ्रू दिस सरफेस। तो ऐसे हम लोग ऐसे सरफेस क्या बोलते हैं जी, अनइवन सरफेस बोलते हैं। मान लो मैंने ऐसे ऐसे कुछ सरफेस दे दिया, ठीक है ना, ऐसे सरफेस दे दिया, ठीक है, और ऐसे ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये रेडियस r है, ठीक है ना, तो इसमें इस सरफेस से पूछ रहा। अब इस सरफेस से आपको एरिया निकालने में आपके प्राण निकल जाएंगे, और एरिया का डायरेक्शन तो और खतरनाक होगा भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि ये तो खतरनाक अनइवन सरफेस हो गया। इसका कहीं कहीं पे एरिया ऐसे परपेंडिकुलर है, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है। हर पॉइंट पे तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा ना, इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे होगा। आपको फील आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर पॉइंट पे देख रहे हो ना, एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, तो इसमें आपके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ पे जो ऐसे सरफेस है ना, जितने भी इस कर्व सरफेस, ये जो जिगजैग है, इससे जितने भी लाइंस निकलेंगे, इससे जरूर निकलेंगे। तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, क्या पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर
एरिया कवर करेगा तो मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस हो गया, ठीक है ना। ये काउंटिंग है। माइनस प्लस तो यार चलो माइनस प्लस तो हम देते हैं कि भाई एंटरिंग है कि आउट गोइंग है, ठीक है ना। तो होगा तो फ्लक्स का वैल्यू तो इतना ही होगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू ई होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी अनइवन सरफेस होए तो हमें मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम एरिया से, मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया, मैंने ऐसे लिया, एक स्टैंडर्ड ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो देखो तो इसमें भी तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा डायरेक्शन। ये कोन लिया है मैंने, कोन, तो मैक्सिमम एरिया इसने कितना करा बताओ। ये रेडियस आर है तो कितना करा बताओ, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी सर्कुलर है। अगर मैंने ऐसे कर देता और कोन का मान लो मैंने हाइट दे दिया, कोन का मैंने हाइट दे दिया एच, इसका हाइट एच दे दिया और बोला कि बताओ फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है ना। तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, तो बताओ ये मैक्सिमम एरिया कैसा आएगा, क्या वो एरिया ट्रायंगल टाइप आएगा। आप इस ऐसे ही देखोगे तो ऐसे ऐसे अगर फ्लक्स जा रहा होगा तो कैसा आएगा, ट्रायंगल टाइप आएगा। तो हमें मिला कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 2r है और इसका हाइट कितना है जी h है। तो एरिया कितना आएगा, हाफ बी एच, 2r इंटू एच आएगा, मतलब एरिया आ गया r इंटू एच, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा जी, ई आर एच आएगा, ठीक है। माइनस प्लस अपना वो मोम आया है, ठीक है ना। बस माइनस प्लस ये बताता है कि एंट्रिंग है कि आउट गोइंग है। फ्लक्स का वैल्यू तो इतना ही होगा और एंट्री कर रहा है इधर से निकाल रहे तो माइनस लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अनइवन सरफेस रहे, मतलब इस तरह का रहे, ऐसे रहे, फ्लैट सरफेस नहीं रहे। फ्लैट सरफेस ऐसे हो चाहे इंक्लाइंड फ्लैट हो तो उसके लिए हमें निकालने आता है, लेकिन जहाँ पे एरिया का डायरेक्शन खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है उस टाइम हम लोग ऐसे करते हैं। मैक्सिमम एरिया आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, देखो अगर कंप्लीट स्फीयर है तो इस सरफेस से निकालना है। यहाँ भी तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है ना, यहाँ भी तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यहाँ भी कंप्लीट स्फीयर के एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो मैं क्या लिख दूंगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब फ्लक्स हैं किसके लिए जी, फ्लक्स थ्रू अनइवन सर्फेसेस, ठीक है ना। लिखिए और करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे ना ही सरफेस दिया हुआ बस, लेकिन सरफेस नहीं देख के क्या दिया, ट्रायंगुलर एरिया दिया है, उसका वर्टिसेस दे दिया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। मेरा कोशिश ये रहता है कि हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स करें, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स करें, ताकि हमें कि कोई भी क्वेश्चंस करते टाइम ऐसा ना लगे कि हमने ऐसा नहीं करा है, ठीक है। तो आप ऐसा रखिए, इसको आप ले लीजिए, कोऑर्डिनेट मैंने लिख लेता हूँ 2 0 0। देखो इसमें अलग क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है 0 1 0 और ये वाला है 0 0 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एरिया वेक्टर हमें पता नहीं है। जैसे हम लोग को जब फ्लैट एरिया था तो एरिया वेक्टर हमें पता रहता था, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर नहीं दिया है, ठीक है ना। लेकिन एरिया कोऑर्डिनेट दे दिया इनका, ठीक है ना, वर्टिसेस। तो हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप। हमने पहला ही एग्जाम्पल किया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था आई जे के कैप के टर्म में और एरिया वेक्टर भी दिया था आई जे के कैप के टर्म में, ठीक है ना। और हमने डॉट प्रोडक्ट करा लिया था। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के कैप के टर्म में दे दिया, ठीक है। आप अगर एरिया वेक्टर लिख दोगे ना आई जे के कैप के टर्म में तो अपना काम हो जाएगा। तो चलो आप ऐसा करो, इसको आप ले लो ए और इसको ले लो बी और इसको ले लो सी। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड होता है। तो क्या लिख दोगे, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो ए बी वेक्टर लिखो क्या होता है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा 0 - 2 2i और 1 - 0 प्लस जे और ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 0, ठीक है। ए सी वेक्टर लिखिए। तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर विल बी 0 - 2 - 2i 0 - 0 0 1 - 0 प्लस के कैप हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते पहले एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर निकालिए। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ और ए क्रॉस बी करना। तो ए क्रॉस बी के लिए आपको पता होगा, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, आई जे के और फर्स्ट वेक्टर है -2 1 0 और यहाँ पे है -2 0 1, ओके। तो 1/2 लिख दिया यहाँ पे। और हम लोग एरिया वेक्टर अगर निकालेंगे तो आई इंटू क्या होगा जी, माइनस ऐसे ऐसे ढकेंगे ना, ऐसे ढकेंगे ना, ठीक है। तो 1 × 1 1 - 0 1 - 0 माइनस जे लिखोगे तो क्या लिखोगे जी, जे को इसको ढक लेते हैं हम लोग। तो -2 × 1 क्या हो गया, -2 और -2 × 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया,
प्लस के कैप करोगे तो -2 इंटू जीरो जीरो हो गया, और -2 इंटू वन जीरो माइनस -2 इंटू वन क्या होगा जी, -2 होगा, और माइनस माइनस होगा तो क्या हो गया, -2 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/2 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। अब तो एरिया वेक्टर मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/2 आई, देखो ये कैलकुलेशन है इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करा लो, ठीक है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, फाई क्या होगा जी, ई डॉट ए हो जाएगा। अब ऐसा तो हमें डॉट प्रोडक्ट आता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻3, और इसमें तो जे के है ही नहीं तो वो कंपोनेंट जीरो हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। दिस इज व्हाट फ्लक्स। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपको एरिया डायरेक्टली नहीं दिख रहा है किधर की तरफ है, लेकिन वर्टिसेस दिया हुआ है, तो वर्टिसेस के हेल्प से हम लोग एरिया वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स होता और पैरेललोग्राम रहता, तो क्या लिखते, डायरेक्टली हाफ नहीं करते, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड कर लेते, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको सिखाया, बाकी ये सब तो मोह माया थे, तो आपको आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सरफेस नहीं दिया रहे, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, ये सरफेस ऐसा है, और ये है ए और ये वाला है बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है ना, वो दिया है ई नॉट वाई जे कैप, सॉरी ई नॉट वाई आई कैप दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको चमक गया होगा, ठीक है ना। मतलब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है ना, लेकिन वेरी कर रहा है वाई में, ठीक है ना। वेरी कर रहा है कैसे जी, वाई में। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। मतलब इधर की तरफ कुछ और होगा, इधर की तरफ कुछ और होगा, इधर जैसे जैसे आप y में ऊपर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विथ y। अब देखो जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए फाई लिखते हैं हम लोग कैसा, ई डॉट डी ए लेते हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में ही बताया, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, हम लोग को लेना पड़ेगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। अब देखो छोटा सा एरिया लेना है, वो छोटा सा एरिया लेना है जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वैसा एरिया लेना है जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे जी, कांस्टेंट रहे। मैं आपको थोड़ा समझाऊँ अच्छे से, ठीक है। ये है, अगर आप इधर से देखोगे इसको, इधर से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, और ये है y। तो आप जब ऊपर जाओगे तब ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया लोगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। लेकिन आप ऐसा करो, एकदम पतला सा स्ट्रिप लो, एकदम पतला सा स्ट्रिप लो, यहाँ से लेके ये वाला, ये स्ट्रिप लो, यहाँ से y पे जाके, और ये जो स्ट्रिप का जो ये है ना थिकनेस, ये क्या है, dy है, ठीक है ना। तो इस dy में क्या होगा, इस dy में देखो, इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का y लगभग क्या होगा, सेम होगा। आपको एलिमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, हमने बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, पहला ही जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने लेक्चर बनाया था, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा जी, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड y पे कितना होगा, y पे तो क्या होगा, ई नॉट इंटू वाई हो जाएगा। देखो ये वाला दिया हुआ है a, ठीक है ना, ये वाला दिया है a, और इसका जो लंबाई है ये दिया है b। तो मैं लिख दूंगा a इंटू, ये तो क्या है a है, और ये क्या है dy है, तो रेक्टेंगल ही, तो मैं लिख दूंगा क्या, a इंटू डी वाई। अब बात आती है थीटा क्या है, तो आप ऐसा करो, एरिया वेक्टर ऐसे आप एज्यूम कर लो, एरिया वेक्टर इधर तरफ एज्यूम कर लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये E है और ये A है, तो एंगल हो गया 0, मतलब cos 0 लिख सकता हूँ। अब अपना काम हो गया, अब आप कर सकते हो खूब आसानी से, फाई इक्वल्स टू ई नॉट ए वाई इंटू डी वाई कर दिया, और इंटीग्रेशन कर दो आप। अब इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, तो जो d के साथ रहता है वो क्या कहता है, वेरिएबल कहलाता है। तो d के साथ क्या है, यहाँ पे y है, d के साथ y है, तो आप लिख दो y वेरिएबल है। तो y कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा जी, तो
तो y वैरी करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी करेगा। ये एलिमेंट क्या है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होंगे, ठीक है ना। तो जब ये स्ट्रिप होगा तो यहाँ पे बी y क्या होगा, 0 होगा, और जब स्ट्रिप यहाँ पे पहुँचेगा तो b होगा, मतलब y कैन वेरी फ्रॉम 0 टू b। खत्म। E नॉट ए वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू b, वाह वाह। E नॉट a b स्क्वायर बाई 2 इज व्हाट, फ्लक्स। सो दिस इज व्हाट एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किए, ठीक है ना। चलिए एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, मस्त वाला प्रॉब्लम कराऊंगा, वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, वो आपको करना पड़ेगा। लिखिए इसको, देखिए क्वेश्चन है कि एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है और इसका डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। और इसका एक जो एंड है ना, एक रिंग है, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर से गुजरता है। तो ये तो इन्फानाइट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी, सेमी इन्फानाइट कहलाएगा। मीन्स दिस लाइन चार्ज इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, ठीक है ना। और ये सेमी इन्फानाइट है, मतलब इधर की तरफ इन्फिनिटी तक ये गया हुआ है, ठीक है ना। हमें बताना है कि फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस रिंग। देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अच्छा लेवल का है, ठीक है ना। इसको आप करिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखो बात ये है कि जो रिंग है ना, इस रिंग के हर पॉइंट पे हमें पता है कि जो सेमी इन्फिनाइट होता है ना, सेमी इन्फिनाइट जो लाइन चार्ज होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इधर की तरफ क्या होता है जी, के लेमडा बाई, ये अगर डी है तो के लेमडा बाई डी होता है, और एक इधर की तरफ होता है के लेमडा बाई डी, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो है, तो देखो ऐसे वायर है ना, तो मैं ऐसे रिंग नहीं सोच सकता हूँ क्या, ऐसे रिंग सोच सकता हूँ ना, बिल्कुल सोच सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसे है तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ, ये तो ठीक है ना। तो इन्फिनिटी है और इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास करेगा, ठीक है ना, वो फ्लक्स कहलाएगा। तो देखो आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट का मान लो डिस्टेंस कुछ है r, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एक इधर की तरफ होगा के लेमडा बाई आर और एक इधर की तरफ होगा के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर, ठीक है ना। वैसे ही आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे देखोगे तो हर पॉइंट को अगर आप चेंज करोगे तो चेंज क्या होगा, आर चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो डायरेक्शन आ रहा है ना, देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है ना। कहीं भी आप देखोगे तो एक रिंग के प्लेन में जाएगा और एक कैसे जाएगा, रिंग के परपेंडिकुलर में, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है ना कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स वही फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट करते हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो टेंजेंशियल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, इसके कारण होगा, ठीक है ना, के लेमडा बाई आर के कारण होगा। तो मैंने बोला कि देखो अब बात यह है कि आर भी तो चेंज होगा ना, आर भी तो चेंज होगा। रिंग के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, रिंग में जो इतने सारे एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे रॉड है ना जी, रॉड तो ऐसे है, मतलब लाइन चार्ज तो ऐसे है, तो इस पे हर पॉइंट पे क्या है, आर अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई इंटू, अब आपको डी ए लिखना पड़ेगा। तो डी ए मतलब किसके साथ चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर के साथ। जैसे उसमें वाई के साथ चेंज हो रहा था तो वाई पे जाके डी वाई ले लिए थे, ठीक है ना, एलिमेंट ले लिए थे। इसमें आर के साथ चेंज हो रहा है तो आर पे जाके डी आर लेंगे, है कि नहीं, आर पे जाके क्या लेंगे जी, डी आर ले लेंगे। तो चलिए ले लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे आर पे जाके एक एलिमेंट ऐसे ले लिया और इस एलिमेंट का थिकनेस क्या है जी, डी आर है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इस प्राण तो नहीं निकल रहा है, नहीं निकलना चाहिए प्राण। देखो इस पॉइंट पे इस ये क्या है जी, स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये के लेमडा बाई आर होगा और ये के लेमडा बाई आर होगा। इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसके कारण फ्लक्स होगा, ठीक है। ओके, अब मैं डी ए लिखूँगा, इसका डी ए लिखूँगा। तो इसका मैंने ये जो थिकनेस लिया, क्या लिया इसका, इस एलिमेंट का क्या लिया जी, डी आर लिया है। तो देखो तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो थिकनेस मैंने लिया है, ये क्या लिया, डी आर लिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई कितना है 2 पाई आर
और चौड़ाई कितना है डी आर। मैंने ऐसा एरिया लेने के लिए बताया आपको। इसकी लंबाई 2πr और चौड़ाई कितना है जी डी आर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 2πr इंटू डी आर। अब देखो आप ऐसा करो, एरिया वेक्टर इधर ही ले लो, दिस इज व्हाट एरिया वेक्टर। तो क्या होगा cos 0 हो जाएगा। हो गया अपना काम। अब तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखो, कितना है k लैम्डा बाई आर इंटू 2π इंटू आर डी आर। बस हो गया, cos 0 इज 1। ठीक है, आर ने आर को मार डाला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फ्लक्स का जो वैल्यू होगा 2π k लैम्डा आर इज द आंसर। ठीक है ना, ये मस्त क्वेश्चन था, लिख लो आप इसको। ठीक है, तो हम लोग एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन है। सेंटर पे क्यू चार्ज है, ये स्फीयर है। क्या है जी, ये स्फीयर है। ठीक है, रेडियस आर का, चलो कैपिटल आर ले लो। कैपिटल आर का रेडियस है, चार्ज रखा हुआ सेंटर पे क्यू। हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अब देखिए इसमें कुछ बात यूँ है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ई होगा, और ई का वैल्यू क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ भी के क्यू आर, यहाँ भी के क्यू आर, हर पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट क्या है आर डिस्टेंस पे है। बात यह है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है ना, तो सरफेस पे क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है क्या? सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन एक बात है, अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ही आएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ही आएगा, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ऐसे ही आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नॉर्मल ऐसे ही आएगा हर पॉइंट पे। तो मेरे को तो ऐसा थोड़ी मतलब है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। डायरेक्शन सेम का मतलब हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ ये चार्ज कैसा क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये। ठीक है ना, लेकिन फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन ये ऐसा सिमेट्री है कि हर पॉइंट पे अलग अलग तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन ए और ई के बीच का एंगल क्या है हर पॉइंट पे? जीरो है, जीरो 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 हर पॉइंट पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए इंटू कॉस क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब मैं डायरेक्ट फ्लक्स निकाल रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म रहते हुए भी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड होल एरिया इज व्हाट 4π आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर का मार डाला, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4π, और 4π ने 4π को मार डाला तो फ्लक्स क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वाह वाह, ठीक है ना। ये लग रहा है छोटा, लेकिन इसी से आपको जान पहचान होने वाला है अगले लेक्चर्स में। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन भी लगाते तो भी कर सकते थे, ई डी ए cos 0 कर सकते थे। मान लो आप कि मैंने सिर्फ इसी छोटे से एरिया को सिलेक्ट किया, इसी छोटे से एरिया को सिलेक्ट किया, तो ई डी ए cos थीटा कर दिए। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ठीक है ना, और डी ए क्या लिखेंगे, डी ए है, और इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है ना, तो सारे डी ए बहुत सारे डी ए हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ डी ए हैं। ठीक है ना, उन सारे डी ए को ऐड करो तो क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया। तो फिर से वही आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू 4π आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर मॉडल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। ठीक है ना, बात आई समझ में ना। तो इसी को हम लोग आगे चल के बोलेंगे गॉस थ्योरम बोलेंगे। ठीक है ना, देखो क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बाहर निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो काउंट हम लोग कह रहे थे जितना बाहर निकला है वो इतना है। ठीक है ना, तो बाद में गॉस थ्योरम बोलेगा कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू है तो उससे फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है।
तो वो बोलेगा क्लोज सरफेस, लेकिन फॉर अस अभी के लिए यहाँ पे क्लोज सरफेस कैसा है, यहाँ पे क्लोज सरफेस स्फेरिकल है। क्लोज सरफेस कैसा है जी, स्फेरिकल है, ठीक है ना। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ अगर कि यहाँ पे मैंने एक क्यूब रख दिया, ऐसे क्यूब रख दिया, ठीक है ना, तो बताओ जितना इससे बाहर निकलेगा क्यूब से भी तो उतना ही ना बाहर निकलेगा, क्यूब से भी तो उतना ही बाहर निकलेगा। चाहे कुछ भी रख दो यार, यहाँ पे बड़ा सा मस्त एकदम ऐसे सिलेंडर रख दो, ऐसे सिलेंडर रख दिया तो सिलेंडर से भी उतना ही बाहर निकलेगा यार, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इससे भी होगा उतना ही, इससे भी उतना ही होगा और इससे भी उतना ही होगा। हमने कैलकुलेट किया इसके हेल्प से क्योंकि ये सिमेट्री था, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है कि बेसिकली दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड एंड क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। तो इससे जितना पास करेगा उससे भी उतना ही पास करेगा और सिलेंडर से भी उतना ही पास करेगा। तो गॉस थ्योरम बाद में बोलेगा, चाहे अभी भी बोल सकता है कभी बोल सकता है, गॉस थ्योरम यही है। गॉस थ्योरम बोलेगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई क्यू चार्ज है तो उससे जो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना, इनसाइड चार्ज। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इससे फ्लक्स कितना होगा, तो मैंने फ्लक्स क्या बोला था, 0, क्योंकि जितना एंट्री कर रहा था उतना ही बाहर निकल रहा था। तो गॉस थ्योरम बाद में बोलेगा, क्या बोलेगा जी, कि बाहर वाले चार्ज कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होता है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, क्योंकि जितना एंट्री करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर वाले चार्ज कारण फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग गॉस थ्योरम को बहुत ही डिटेल में देखेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हमने देखा फ्लक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। और हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए एक लल्लू क्वेश्चन आ गया है एकदम मार्केट में, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, जस्ट आया है इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग किस लेवल से पढ़े और किस टाइप के क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नीट के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने इंटीग्रेशन वाला करा, फ्लक्स वाला करा, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको फ्लक्स निकालने के लिए आता है क्वेश्चन, आगे चल के यूज होगा, आगे चल के, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ये जो स्क्वायर है, साइड लेंथ L है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में ही रख दिया गया है। चाहे जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका जो प्लेन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में है ना। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं क्रॉस कर रहा है। जब ये ऐसे होगा तब ना भाई साहब क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस ही नहीं कर रहा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके, ठीक है। अब देखो ये भी एक लल्लू ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि लोअर हाफ में, क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है, लोअर हाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने हाफ में, लेकिन भाई साहब लोअर हाफ में रहे चाहे पूरा हाफ में रहे चाहे कहीं भी कोने में रहे, मेरा कहने का तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगा तब भी तो फ्लक्स होगा। क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इसी प्लेन में है, जैसे जिस प्लेन में स्क्वायर है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग द प्लेन ऑफ स्क्वायर, सो फ्लक्स विल बी 0। आंसर क्या होगा, डी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस किए, जेई मेन, नीट, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत स्पेशल क्वेश्चंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। उनका रिजल्ट आपको याद रखना था। देखो फ्लक्स तो क्या था, फाई इक्वल्स टू E.A था बस, लेकिन हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। अगर ये सारे लेक्चर को आप अच्छे से कंठस्थ से कर जाते हो, नोट्स के साथ अच्छे से एक एक क्वेश्चंस आप खुद से लगा लेते हो, तो मेरा गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारा का सारा जितने भी आप लिख रहे हो नोट्स बनाओ, और क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला कॉपी बनाते चलना है, ठीक है। और इस लेक्चर से कुछ भी अगर डाउट है तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और उस पर डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। और गॉस थ्योरम इसके बगैर नहीं होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।